Hello students, in our previous lecture we had discussed about land use, that is the part of dramatic change, and also we had studied about new agriculture technology. We have already studied about two changes that is implemented in Europe. One is imperceptible change and second is dramatic change. Imperceptible change is that change which is done gradually and can't feel, and dramatic change is a change which is done suddenly and can feel it easily. So we have done a part of imperceptible change, that is environment, and we have also studied about ड्रामेटिक चेंज लैंड यूज़, जिसमें हमने लैंड यूज़ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से लैंड का यूज़ किया जा रहा था और कैसे कैसे जो चेंज आ रहे थे वहाँ पर लैंड को लेके, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. हमने न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी पढ़ी, जिसमें पहले जो थे वो वुडन प्लग को यूज़ कर रहे थे, फिर उन्होंने आयरन टिप प्लग को यूज़ करने लग गए, जिससे जो थे सॉइल की फर्टाइल लेयर जो थी वो ऊपर आ जाती थी एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही थी उसमें इंक्रीमेंट होने लग गया था. और हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर जो काफ़ी सारे चेंजेस होने लग गए थे, एनिमल्स फोडर अवेलेबल होने लग गया था, और जो क्रॉप थी वो 2 फील्ड से लेकर 3 फील्ड सिस्टम में आ गई थी. यानी पहले दो फील्ड सिस्टम चल रहा था. आधी ज़मीन को क्रॉप में यूज़ किया जाता था और आधी को फैलो छोड़ दिया जाता था, और दूसरी जो हमने टेक्निक पढ़ी थी उसमें 3 फील्ड सिस्टम चल रहा था, जिसमें 1 एकड़ का 2 जो पार्ट है यूज़ कर लिया जाता था और 1 पार्ट जो है वो फैलो छोड़ दिया जाता था, जिससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी उसमें इंक्रीमेंट होने लग गया, और साथ ही साथ वहाँ पे एनिमल्स के फूड का भी सोर्स बनने लग गया था, और प्रोटीन आइटम्स भी वहाँ पे अवेल होने लग गई थी, जिससे जो एक पर्सन की लाइफ स्पैन थी वो इंक्रीज़ हो गई. वो अच्छी डाइट लेने लग गया, जिससे उसकी जो लाइफ स्पैन पीरियड था वो इंक्रीज़ हो गया, और साथ ही साथ वो काफ़ी हेल्दी एंड फिट रहने लग गया. तो इससे जो हुई थी वो वहाँ की जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज़ होने लग गई थी, तो वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गया था. तो हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती जाती हैं, डेवलप्ड होते जाते हो, तो एक रूरल एरिया जो है वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट होने लग जाता है. वहाँ पे मनी सिस्टम भी यूज़ हो गया था. तो अब जो हमारा टॉपिक है वो यही है अर्बनाइजेशन पे, यानी न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल के बारे में हम बात करेंगे. अब तक हमने जो बात की थी वो की थी 3 ऑर्डर्स के बारे में. किसके बारे में? 3 ऑर्डर्स के बारे में. हम वेल नोन है कि यूरोप में 3 ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे थे. फर्स्ट इज क्लर्जी, सेकेंड इज नोबिलिटी, एंड थर्ड इज पीजेंट्स. तो इन ऑर्डर्स की हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन एक जो टॉपिक है 144 पेज नंबर पे उसमें आया अ 4th ऑर्डर. मींस उसके आगे क्या लगा दिया गया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया. ये हमने पता लगाना है कि क्या वहाँ पे 4th ऑर्डर जो था वो एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था. तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आज हम टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या होने लग गया? एक्सपेंशन होने लग गई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो होने लग गई थी. और ये जो ग्रोथ थी ना 3 एरियाज़ पे इफ़ेक्ट कर रही थी. कितने एरियाज़ पे? 3 एरियाज़ पे इफ़ेक्ट कर रही थी. और वो 3 एरियाज़ कौन कौन से थे? फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन, सेकेंड इज़ ट्रेड, एंड थर्ड वन इज़ टाउन्स. तो इन 3 एरियाज़ में डेवलपमेंट या ग्रोथ हम कह सकते हैं वहाँ होने लग गई थी. कैसे पता चला? रफली एस्टिमेशन किया गया है. क्या किया गया है? रफली एस्टिमेशन किया गया है. जब 1000 CE का टाइम पीरियड था, जब 1000 CE का टाइम पीरियड था, तब यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो 42 मिलियन थी. कितनी थी? 42 मिलियन. देन यही पॉपुलेशन 1200 CE में, यानी ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई और वो कितनी हो गई? 62 मिलियन हो गई.
एंड 1300 CE के टाइम पीरियड में ये पॉपुलेशन जो थी वो 73 मिलियन हो गई। क्या हो गई? 73। तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंटल वे में ये जो थी इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ से पता चला कि वहाँ की जो फूड सोर्सेज थे वो बेटर होने लग गए। तो जो फूड सोर्सेज थे वो बेटर होने लग गए थे, जिससे लाइफ स्पैन पीरियड जो था वो इंक्रीज हो गया था। तो कहते हैं कि जो मैन था ना, उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी ना वो 10 इयर्स मोर हो गई, इंक्रीज्ड टू 10 इयर्स। यानी जो एवरेज निकाली जाती थी कि एक इंसान कितना जी सकता है इस एक एनवायरनमेंट में, तो उसमें 10 इयर्स का इंक्रीमेंट आ गया था। यानी ऐसा हुआ कि जो एक्सपेक्टेड लाइफ थी वो 10 इयर्स लोंगर हो गई थी इट्स यूरोपियन कंट्री में। और लेकिन जो वीमेन और गर्ल्स थे ना, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। उनकी जो लाइफ थी वो अभी भी शॉर्टर लाइफ स्पैन थी। रीज़न क्या था? क्योंकि जो उन्होंने न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिशनल डाइट लेनी जो थी ना वो लेट शुरू की थी। क्या की थी? बहुत लेट शुरू की थी खाना, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चला कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, और वो जो डेवलपमेंट है वो 3 एरियाज़ में अफेक्ट कर रहा था। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा था, और टाउन्स डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो रही थी ना, उसका जो सरप्लस पार्ट जो था उसका क्या किया जा रहा था। अब देखो, सरप्लस पार्ट क्या होता है? सरप्लस पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो आपकी यूसेज के अलावा पार्ट रह जाता है। मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड होता है, जितना आपको चाहिए होता है, उसको यूज़ करने के बाद जो बच जाता है, दैट इज़ सरप्लस पार्ट। और एक होता है डेफिसिट। ये भी कॉमर्स की टर्म है, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस का मतलब ज़्यादा होना और डेफिसिट का मतलब कम होना। तो जो सरप्लस पार्ट था उसके लिए वो क्या कर रहे थे, वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो ये चाह रहे थे कि वो इसे कहीं ना कहीं सेल करके आएँ। क्या करके आएँ? कहीं ना कहीं सेल करके आएँ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न कर पाएँ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मनी सिस्टम यानी मॉनेटरी सिस्टम भी स्टार्ट हो चुका था। तो वो अपने आपकी वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वेल्थी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो सरप्लस पार्ट था उसको सेल करना चाहते थे। तो वो क्या करने लग गए थे, धीरे धीरे ऐसे सेंटर्स को क्या कहते हैं, उनकी सेटलमेंट शुरू करने लग गए थे, सेटिंग अप शुरू करने लग गए थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, सरप्लस पार्ट को सेल करने के लिए एक स्मॉल मार्केट सेंटर्स जो थे वो एस्टेब्लिश किए थे। क्या किए थे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केटिंग सेंटर्स। ठीक है, तो इस मार्केटिंग सेंटर में ये क्या कर रहे थे, अपनी सरप्लस जो ग्रेन थी उसको बेच कर आ रहे थे। तो जैसे जैसे वो मॉनेटरी सिस्टम जो था वो एक्सपेंड होता गया, तो ये जो मार्केटिंग सेंटर्स थे वहाँ डेवलप्ड होने लग गए, और ये डेवलप्ड हो गए थे टाउन्स में। किस में हो गए थे? टाउन्स फीचर्स वहाँ पे डेवलप्ड हो गए थे। टाउन फीचर्स मतलब एक टाउन हुआ करता था वहाँ पे, और टाउन स्क्वायर, चर्च बनने लग गए, रोड्स बनने लग गई, शॉप्स बनने लग गई, होम्स बनने लग गए, और ऑफिसेज भी बनने लग गए थे। मतलब एक टाउन में यही सारे फीचर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होने लग गया था, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होने लग गया था। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई थी, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया था। यानी टाउन एस्टेब्लिश हो गए थे, लोग टाउन में रहने के लिए एनकरेज हो गए थे, काफ़ी क्यूरियस हो गए थे। और कुछ एक टाउन्स ऐसे भी थे जो चर्च के यानी बिग कासल्स के अराउंड में बनते थे। टाउन ग्रू अराउंड
बिग या हम कह सकते हैं लार्ज कासल, या हम कह सकते हैं कि जो क्लर्जीमैन का कासल या एस्टेट हुआ करते थे उसके अराउंड में भी क्या हो गए थे, उसके चारों तरफ भी टाउन एस्टेब्लिश होने लग गए थे। तो क्या होने लग गया था कि जो लॉर्ड्स को ये लोग सर्विसेज देते थे ना, उसके अलावा इनको क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। किन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, क्लर्जीमैन को टैक्स पे करना पड़ता था। उस बिग कासल के क्लर्जीमैन को, जिस बिग कासल के अराउंड में इन्होंने क्या कर रखा था, टाउन को एस्टेब्लिश किया था, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, एज टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन ये जो थे वो लॉर्ड के कंट्रोल से काफ़ी फ्री हो गए थे। क्या हो गए थे, फ्री फ्रॉम लॉर्ड्स कंट्रोल। इसलिए कहा गया कि जो टाउन एयर थी ना, वो इंसान को क्या कर देती थी, फ्री कर देती थी। अब हम इस डायलॉग के बारे में बात करेंगे, टाउन एयर मेक्स फ्री। तो क्या हमने बात की, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई उससे क्या होने लग गया, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई तो ये पॉपुलेशन कहाँ जाने लग गई, टाउन्स की तरफ मूव करने लग गई। जैसे हमने बात की थी कि जो सरप्लस ग्रेन थी उसके लिए वो मार्केट सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे थे, उनके लिए रोड्स बनी, शॉप्स बनी, होम्स बने, ऑफिसेज बने। तो ये सारे फीचर्स जो एक टाउन में होते हैं वो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे टाउन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। फिर जब टाउन का डेवलपमेंट शुरू हो गया था तो टाउन के डेवलपमेंट से क्या होने लग गया, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट होने लग गई। क्या होने लग गई, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट होने लग गई। जब मार्केट की डेवलपमेंट होगी तो उस मार्केट तक पहुंचने के लिए रोड्स वगैरह भी बनेंगी और उस मार्केट की डेवलपमेंट के लिए शॉप्स बनेंगी, तो वहाँ पे शॉप्स भी बनने लग गई थी। फिर क्या हुआ था, तो जैसे रोड्स एंड शॉप्स डेवलप्ड होने लग गई तो वो लॉर्ड्स के चुंगल से क्या हो गए थे, बचने लग गए थे। यानी जो लोग थे वो फ्रीडम फील कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फ्रीडम फील कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और इन सारी चीज़ों से उन्होंने ये कहा कि जो टाउन एयर है ना वो क्या कर देती है, फ्री कर देती है पर्सन को। क्या कर देती है, पर्सन को फ्री कर देती है। कैसे कर देती है, एक ऑब्लिगेशन और भी थी। वो ऑब्लिगेशन क्या थी कि जो काफ़ी सर्व्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो अनफ्री पीजेंट्स हुआ करते थे, जो सर्व्स थे वो वहाँ से भाग जाते थे। कहाँ, लॉर्ड के घर से या लॉर्ड की लैंड से वो भाग जाते थे। बी फ्री एंड रैन अवे, तो वो वहाँ से भाग जाते थे और टाउन में जाके हाइड हो जाते थे। क्या हो जाते थे, टाउन में जाके छुप जाते थे। एक कंडीशन वहाँ पे रखी गई थी, अगर जो लॉर्ड है डिड नॉट एबल टू फाइंड हिज सर्फ विद इन 1 year प्लस 1 day, 1 year प्लस 1 day, यानी अगर कोई लॉर्ड अपने सर्फ को ढूंढने में 1 साल 1 दिन, 1 साल और 1 दिन में नहीं ढूंढ पाता तो वो जो सर्फ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यानी उसके ऊपर लॉर्ड की कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी, लॉर्ड की कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो लोग थे उन्होंने ये कहने लग गया कि जो टाउन की हवा है ना वो इंसान को क्या कर देती है, फ्री कर देती है। क्यों, क्योंकि उन्हें फ्री होने के लिए सिर्फ 1 साल 1 दिन के लिए कहीं ना कहीं छिप के रहना पड़ता था और उसके बाद वो क्या हो सकते थे, फ्री हो सकते थे अपने लॉर्ड से, और वो बिल्कुल टोटली फ्रीडम फील कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे उसके बाद टाउन में। तो इस तरह से जो टाउन्स की पॉपुलेशन थी ना उसमें मेनली कौन रह रहे थे, उसमें फ्री पीजेंट्स रह रहे थे और ऐसे सर्फ रह रहे थे जो बच के आए थे। कौन रह रहे थे, एस्केप्ड सर्फ्स रह रहे थे। तो मेनली जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी वो क्या थी,
फ्री पीजेंट्स की या एस्केप्ड सर्व्स थी। तो ये दोनों के दोनों जो तरह के लोग थे वो क्या थे, अनस्किल्ड लेबर थी। क्या थी, अनस्किल्ड लेबर थी। तो वहाँ पे क्या होने लग गई थी, अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल होने लग गई थी। और शॉपकीपर्स और जो मर्चेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होने लग गए थे। लेकिन वहाँ पे क्या होने लग गई थी, बाद में नीड अराइज हो गई थी किस चीज़ की, स्किल्ड लेबर की। किसकी, स्किल्ड लेबर की। क्योंकि टाउन है, टाउन में ऑफिसेज भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी होते हैं, और बाकी ऐसे टेक्नोलॉजी भी आने लग जाती है जिसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होने लग गई थी, जैसे लॉयर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। तो बिगर टाउन्स की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर लॉयर्स और जो बैंकर्स थे वो भी अवेल होने लग गए थे, यानी वहाँ पे स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल होने लग गई थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिगर टाउन्स डेवलप्ड हो रहे थे, जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स पाई जाती थी या स्किल्ड लोग पाए जाते थे। तो बिगर टाउन्स की भी वहाँ क्या हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिगर टाउन्स की जो पॉपुलेशन हुआ करती थी ना, वो कम से कम 30,000 लोग वहाँ पर हुआ करते थे। ऐसे टाउन्स को बिगर्स टाउन्स कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में कौन सा ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा था, फोर्थ ऑर्डर भी वहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा था। कौन सा फोर्थ ऑर्डर, जो टाउन्स में रहता था और वो क्या करता था, चर्चेस को टैक्स पे किया करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूरोपियन रीजन में ड्यूरिंग क्रिश्चियनिटी एक और ऑर्डर भी क्या हो रहा था, डेवलप्ड हो रहा था, जिसे हम फोर्थ ऑर्डर के नाम से जानेंगे। और साथ साथ वहाँ पे किस चीज़ का डेवलपमेंट होने लग गया था, हमने वहाँ बात की कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। हमने देखा ना कि सेल परचेज ये सब कुछ होने लग गए थे, शॉप्स बनने लग गई थी। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी होने लग गई थी। तो इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे गिल्ड एसोसिएशन कहा गया। हमें पता ही है गिल्ड कौन होते हैं। गिल्ड अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स और क्राफ्टमैन, ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर काम में क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और उन्हें उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, गिल्ड कहेंगे। तो वहाँ पे गिल्ड एसोसिएशन बनने लग गई थी। और ये जो गिल्ड एसोसिएशन थी ना, वो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ करती थी, इन बिजनेस की कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती थी। वो क्या कंट्रोल करती थी, क्वालिटी कंट्रोल करती थी, यानी चेक करती थी कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है प्रोडक्ट की। और साथ साथ वहाँ के प्राइसेस पे भी ये कंट्रोल किया करती थी, और उसकी सेल पे भी ये कंट्रोल किया करती थी। तो वहाँ पे गिल्ड एसोसिएशन जो थी वो एस्टेब्लिश होने लग गई थी। तो जो गिल्ड एसोसिएशन थे उनकी मीटिंग हुआ करती थी, और वो जो मीटिंग हुआ करती थी वो एक हॉल में हुआ करती थी, और उस हॉल को कहा जाता था गिल्ड हॉल। क्या कहा जाता था, गिल्ड हॉल। इस गिल्ड हॉल में ये सारी प्लानिंग किया करते थे, स्टैंडर्ड सेट किया करते थे, कितनी क्वालिटी, क्या प्राइस और कैसे सेल होनी चाहिए। तो ये जो गिल्ड एसोसिएशन के लोग थे ये गिल्ड हॉल में फॉर्मली मिला करते थे और मीटिंग्स वगैरह किया करते थे। तो ये तो था लोकल ट्रेड की, वहाँ पे लोकल ट्रेड और टाउन्स जो थे वो एस्टेब्लिश हो गए थे, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे शुरू हो गई थी, और वो हुई थी बाय द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी से जो थी वो इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई थी। कैसे पता चला था, वेस्ट एशिया की जो ट्रेड रूट थे वो डेवलप्ड होने लग गए थे। वेस्ट एशिया के ट्रेड रूट डेवलप होने लग गए थे। और स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो कहाँ से आए थे, साउथ की तरफ से आए थे, और उन्होंने यूरोप में एंट्री की। और वो एंट्री किस लिए की, ट्रेडिंग के लिए की। और वो किस चीज़ की ट्रेडिंग करने आए थे, वो करने आए थे फर्स आप समझते हैं, जिससे विंटर क्लॉथ्स बनते हैं, और हंटिंग हॉक्स यानी शिकार करने के जो भी इक्विपमेंट्स होते थे उनके लिए वो आया करते थे, यानी ट्रेडिंग करने आया करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी वहाँ पर हो गई थी।
फ्रांस में भी 12th सेंचुरी से जो था वो ट्रेड सिस्टम जो था वो इंक्रीज़ हो गया था। तो यही आपका टॉपिक है अब फोर्थ ऑर्डर, जिसमें हमने बात की टाउन्स एंड टाउन्स पीपल की, यानी 3 ऑर्डर के साथ साथ एक और ऑर्डर भी वहाँ पे एस्टेब्लिश होने लग गया था। क्यों होने लग गया था? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ होने लग गई थी, लोगों की जो लाइफ स्पैन पीरियड था वो इंक्रीज़ होने लग गया था, वो हेल्दी एंड फिट होने लग गए थे, जिससे पॉपुलेशन जो थी वहाँ की इंक्रीज़ होने लग गई थी, डेथ रेट डिक्रीज़ होने लग गया था। और जब आपके पास सरप्लस में कुछ चीज़ होगी तो आप ऑब्वियसली उससे मनी अर्न करना चाहोगे, तो वो भी मनी अर्न करना चाहते थे, जिससे वो सरप्लस ग्रेन को मार्केट में जाकर सेल करना चाहते थे। इस तरह से मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ होने लग गया, डेवलप्ड होने लग गया, रोड्स बनने लग गई, शॉप्स बनने लग गई। तो ऐसे इस तरह से जो था वो टाउन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। और कुछ टाउन ऐसे भी बने जो चर्च के सराउंडिंग में बनाए गए, और ऐसे टाउन्स वालों को क्या कहते हैं, प्रीस्ट को टैक्स पे करना पड़ता था। और ये भी कहा गया कि जो टाउन्स में पॉपुलेशन थी वो लॉर्ड्स के कंट्रोल से काफ़ी फ्री थी। तो ऐसे भी माना गया कि जो टाउन की हवा है वो लोगों को फ्री कर देती है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो सर्फ थे वो अपने लॉर्ड की लैंड से भाग जाते थे, और 1 साल 1 दिन अगर उनका लॉर्ड उन्हें नहीं ढूंढ पाता था तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे, और वो टाउन में अपने वर्क को कर सकते थे फ्रीली। तो इस तरह से ऐसा कुछ हुआ। और फिर हमने देखा कि गिल्ड एसोसिएशन का भी एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ फोर्थ ऑर्डर बन गया था। और गिल्ड एसोसिएशन जो थी वो मार्केट को कंट्रोल कर रही थी, वो फॉर्मली मिला करती थी, जिस हॉल में वो मीटिंग एस्टेब्लिश किया करती थी उसे गिल्ड हॉल कहा जाता था, और ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी करती थी। तो लोकल ट्रेड के साथ साथ वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी होने लग गया था, जिसमें स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो थे वो साउथ की तरफ से आए थे, और फ्रांस में भी क्या हो गया था, ये ग्रोथ जो थी, ट्रेड ग्रोथ जो थी वो होने लग गई थी। तो इन सारी चीज़ों से हमने फोर्थ ऑर्डर के बारे में देखा कि यहाँ पे एक और नया ऑर्डर जो था वो डेवलप्ड होने लग गया, जिसे हमने फोर्थ ऑर्डर कहा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कैथेड्रल टाउन्स। तो कैथेड्रल टाउन्स ऐसे टाउन्स होते हैं जिन्हें हम लार्ज चर्चेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े बड़े चर्चेस को क्या कहा जाता है? कैथेड्रल टाउन कहा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़े बड़े चर्चेस के प्रीस्ट हुआ करते थे, यानी कैथेड्रल टाउन के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, उन्हें प्रीस्ट के नाम से नहीं, पॉप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चर्चेस थे, जो इतने बड़े बड़े चर्चेस बने, वो कैसे बने? कहता है कि जो रिच मर्चेंट्स थे ना, रिच मर्चेंट्स जो थे वो क्या करते थे? डोनेशन दिया करते थे प्रीस्ट को, और वो प्रीस्ट क्या करते थे? चर्चेस बनवाते थे, जिन्हें क्या कहा गया? कैथेड्रल टाउन कहा गया। क्या कहा गया? कैथेड्रल टाउन कहा गया। तो ये जो कैथेड्रल टाउन जो था वो फ्रांस में बिल्ड होने लग गए थे, और ये मोनेस्ट्रीज से भी बिलोंग करते थे। क्या करते थे? बिलोंग टू मोनेस्ट्रीज। तो इसकी जो बिल्ट एक्टिविटीज़ के लिए लोग जो चाहिए होते थे, यानी जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, वो लेबर भी लोग उन्हें एज अ डोनेशन प्रोवाइड करवाया करते थे। लेबर, मटेरियल और मनी, जो भी कंस्ट्रक्शन आइटम इनको चाहिए होती थी। और ये लोग क्या किया करते थे? जहाँ ये चर्च बनाना होता था उसके सराउंडिंग में, मान लो ये एक चर्च बनाना है तो उसकी सराउंडिंग में ये अपने घरों को एस्टैब्लिश कर लेते थे। तो इस तरह से कैथेड्रल चर्चेस के पास जो थे वो टाउन्स की डेवलपमेंट होने शुरू हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कैथेड्रल टाउन जो थे डेवलप्ड हो गए थे। स्मॉल टाउन्स जो थे उनके चारों तरफ डेवलप्ड होने लग गए थे। तो कैथेड्रल्स जो बने हुए थे ना, वो स्टोन से बनते थे। किससे बनते थे? स्टोन से बनते थे, और उन्हें काफ़ी टाइम्स लग जाता था। टुक मैनी ईयर्स टू बिल्ड, मैनी ईयर्स टू बिल्ड। तो उन्हें बनने में काफ़ी टाइम लग जाता था, और उन्हें इतना इस तरह से बनाया जाता था, इनका जो डिज़ाइन हुआ करता था वो इस तरह से हुआ करता था कि जो प्रीस्ट की वॉइस है ना, प्रीस्ट की जो वॉइस है, आवाज़ जो है, वो ईजिली हॉल में सुनी जा सके। बिल्कुल क्लियर वॉइस जो है वहाँ पे सुनी जा सके, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे इकट्ठे हुआ करते थे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, जहाँ पे वो
इकट्ठे हुआ करते थे, ताकि जो प्रीस्ट की वॉइस है वो ईजिली और क्लियरली वहाँ पर सुनी जा सके, चाहे वो सिंगिंग बाय मॉन्क्स हो या कोई भी ब्यूटीफुल साउंड हो, चाहे वो बेल्स की आवाज़ हो, चिमिंग बेल्स की आवाज़ हो, तो वो सारी आवाज़ जो है वो दूर से भी क्लियरली सुनी जा सके। और साथ ही साथ इसको बनाने में जिस ग्लास का यूज़ हुआ उसे हम स्टेन्ड ग्लास कहते हैं। स्टेन्ड ग्लास आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो कि ऐसे शीशे जिनके ऊपर प्रिंटेड या कलरफुल पिक्चर्स जो थी वो बनाई जाती थी। ये क्यों बनाई जाती थी, यानी कलरफुल ग्लास जिनके ऊपर पिक्चर्स बनाई जाती थी जो स्टोरीज टेल किया करती थी, यानी कोई ना कोई कहानी बताया करती थी। ये इसलिए बनाया करती थी, जो इलिटरेट लोग हुआ करते थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, वो इन स्टोरीज़ को जो ग्लास पे बनाई जाती थी, इन स्टोरीज़ को क्या कर सकें, देखकर समझ सके कि बाइबल ने क्या कहा था, यानी बाइबल में किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे ये शीशे लगाए गए थे। और ये शीशे इतने अमेजिंग थे कि जब सनलाइट का टाइम था, यानी सनलाइट का जब टाइम था, तो बहुत ही क्लियरली विज़न अंदर और बाहर का होता था। और जब इवनिंग टाइम हुआ करता था, यानी डे टाइम में भी सनलाइट की हेल्प से अंदर और बाहर का विज़न बिल्कुल क्लियर हुआ करता था। और इवनिंग टाइम में भी, इवनिंग टाइम में जब कैंडल्स लाइट अप की जाती थी, तो कैंडल की लाइट से वो क्या हो जाता था, सब कुछ विजिबल हो जाता था। क्या हो जाता था, विजिबल हो जाता था, यानी दूर से भी हम देख सकते थे कि चर्च अंदर से कैसे दिखता है या वहाँ पर कैसे प्रे की जा रही थी। तो ये सारे कैथेड्रल टाउन के फीचर हैं। कैथेड्रल टाउन मीन्स एक बड़ा सा चर्च, जिसे हम कैथेड्रल टाउन कहते हैं। इसे बनाने के लिए जो मनी, लेबर और मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़े बड़े मर्चेंट जो थे वो एज अ डोनेशन प्रोवाइड किया करते थे। और यहाँ के जो प्रीस्ट हैं उन्हें पॉप कहा जाता था। कैथेड्रल टाउन को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, इसलिए जो लोग इन्हें बनाया करते थे वो इसकी सराउंडिंग में ही क्या करते थे, अपने टाउन्स को डेवलप कर लेते थे, जिन्हें स्मॉल टाउन्स कह सकते हैं। और ये जो कैथेड्रल टाउन था वो क्या बन जाता था, एक पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता था। और कैथेड्रल टाउन का जो डिज़ाइन है वो इतना अमेजिंग है कि प्रीस्ट की वॉइस जो है वो क्लियरली सुनी जा सकती है एक बड़े से हॉल में, जहाँ पे बड़ी सी जो लोग थे वो इकट्ठे, यानी काफ़ी सारे जो लोग थे वो इकट्ठे हुआ करते थे। और बेल्स की आवाज़ भी क्लियरली ऑडिबल हुआ करती थी। साथ साथ जो ग्लासेस विंडो पे यूज़ किए जाते थे वो स्टेन ग्लास थे, ऐसे ग्लासेस जो कलर्ड पिक्चर जिनके ऊपर इंस्क्रिप्ट की गई होती और वो जो थी स्टोरीज़ बताया करती थी। और ये ऐसा क्यों किया गया था कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो इन पिक्चर्स को देख के कुछ ना कुछ सीख सके। और साथ ही साथ इनकी जो विजिबिलिटी थी वो इतनी क्लियर थी कि डे टाइम एज वेल एज इवनिंग टाइम में जो था, अंदर और बाहर का विज़न था वो क्लियरली था। तो ये था कैथेड्रल टाउन, जो आपके 146 पेज नंबर पे है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू मेक योर नोट्स टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। See you in next video. Till then, take care. Thank you.